चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। आज हमारे लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं वो हम फिनिश करेंगे। हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करा था। एंड क्लास को फटाफट जो है हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा था, तो मैंने ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग आप लोगों को कराया था। अब हमारा बीच में कुछ टॉपिक रह गए हैं वो हम उठाते हैं, जिसके अंदर हमारा एक आता है सिलेक्शन प्रोसेस। स्टाफिंग के अंदर दो प्रोसेस हैं। स्टाफिंग के अंदर आपको दो अलग अलग टॉपिक्स के आपको स्टेप्स याद करने हैं, तो स्टाफिंग इस मामले में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक होता है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, फिर स्टाफिंग के अंदर ये थर्ड पॉइंट होता है सिलेक्शन, जिसका अपने आप में एक प्रोसेस है कि आप किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हो इंसान को। वो आपका अपने आप में एक प्रोसेस है, उसको हम अलग से याद करेंगे। जो आपकी सुभाष डे है, जो बच्चे सुभाष डे रेफर कर रहे हैं, उसके अंदर ये दोनों के दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर दिया गया है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के अंदर ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन भी उन्होंने बीच में ही डाल दिया है। बट आपकी एनसीईआरटी के अंदर प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग अलग है और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अलग अलग है। आपसे पेपर में अब सोच समझ के देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पूछ रहे हैं या प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पूछ रहे हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो आज हम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हम जो है वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस ये दोनों करते हैं। ठीक है, वर्क लोड एंड वर्क फोर्स ये दोनों करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है रिक्रूटमेंट, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आइए आइए हमारे यहाँ पे अप्लाई करिए, ये सब चीज़ें होती हैं। थर्ड आपका होता है सिलेक्शन। थर्ड जो ये आपका सिलेक्शन है, जो थर्ड स्टेप है, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप ऐसे ही बस बंदा आया इंटरव्यू के लिए और आपने सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी स्टेजेस होती है, उससे छट छटा के फाइनलाइज होके सिलेक्शन के लिए कुछ बंदों को चूज किया जाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उनको फाइनलाइज किया जाता है, तब जाके लोग सिलेक्ट होते हैं। सो हंड्रेड ऑफ पीपल विल कम टू यू from the recruitment process because they are attracted to your job. They'll go through various levels, जो लेवल सब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके वो सब जो क्लियर कर जाता है, सारे लेवल्स को, सारे सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर कर जाता है, वो लोग जाके सिलेक्ट होते हैं। फिर आगे उनके साथ ये फोर्थ पॉइंट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन एंड फर्दर सो ऑन। ठीक है, तो सिलेक्शन अपने आप में प्रोसेस है, थर्ड पॉइंट अपने आप में प्रोसेस है, वो अब हम रीड करेंगे। सिलेक्शन का हमारा सबसे पहले प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आता है बायोडेटा के साथ। आप लोगों ने, मैंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस करा, मेरी कंपनी में लोगों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने लोगों का आइए हमारी कंपनी में अप्लाई करिए, आपके लिए जो है मैचिंग जॉब्स हैं, प्लीज इफ यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज प्लीज डू कम हियर, विल गिव यू बेटर सैलरीज, विल मेक यू अट्रैक्ट टुवर्ड्स हर टुवर्ड्स आर वर्क, आप आइए यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है रिक्रूटमेंट के लिए, आप लोग कंपनी में आते हैं अपना बायोडेटा लेके, अपना जो है सीवी लेके, बायोडेटा लेके, वहां से अब आपकी कहानी शुरू होती है। अब वो हम सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है सिलेक्शन प्रोसेस में प्रिलिमिनरी, सबसे पहले होता है आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले आपका जो आप बायोडेटा लाए हो या आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जिसके अंदर आपने अपना जो है नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस पुराना, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना रहा है, कौन कौन सी कंपनी में रहा है, किस पोस्ट पे रहा है, कितनी सैलरी ले रहे थे, कितनी पढ़ाई करी, वो सब चीज़ें आप लिख के देते हो, आपका इंटरेस्ट एरिया। तो सबसे पहले आपका वो फॉर्म आता है सबके सामने, आपके जो वो है एचआर, जो आप मैनेजर है, उसके सामने वो फॉर्म आते हैं। वो फॉर्म के बेसिस पे ही जो उनको मैचिंग नहीं लगता, लेट्स सपोज अगर मेरे को अपनी जॉब में, अपनी कंपनी में जो पोस्ट के लिए बंदा हायर करना है, पोजीशन हायर करनी है, उस इंसान का मुझे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा है 3 साल, 2 साल, 1 साल, 4 साल, ये चारों पांचों लोग मेरे मेथड के या मेरी पोजीशन के लायक नहीं है, इनको मैं वहीं की वहीं एलिमिनेट कर दूंगी। तो आधे लोग, तो लेट्स सपोज 100 लोगों ने अप्लाई करा, जिसके अंदर से 50-60 लोग, 50 या 40 लोगों का जो है वो मैच ही नहीं कर रहा था क्राइटेरिया, वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैचिंग नहीं थे, मैंने उनको वहीं की वहीं साइड कर दिया। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कितने अनफिट लोग हैं, कितने मैचिंग नहीं है, नॉन मैचिंग्स को आप आउट कर देते हो। तो अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से 40 लोग तो यहीं से गायब हो जाएंगे, यहीं से हट जाते हैं, वो नेक्स्ट लेवल तक जाते ही नहीं है। अब उनके कुछ टेस्ट होते हैं, यहाँ टेस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन स्टाइल, आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कौन से वाला टेस्ट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। गुरुवंश।
अब क्या होता है, आपके बहुत सारे टेस्ट लिए जाएंगे। जब जो रिमेनिंग 60 लोग रह गए, 100 में से 40 आउट हो गए बायोडेटा के एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे, बिकॉज दे आर अनफिट। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट किस लिए होते हैं, उसके अंदर आपसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। उसमें आपका मेंटल एनालिसिस, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड देखा जाता है कि इस इंसान की चाहते क्या हैं, इस इंसान का पर्सनालिटी टाइप क्या है, ये मेंटली कितना केपेबल है नई नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, या इसमें कौन सा टैलेंट है, किस फील्ड के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ये सब आप टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हो। अब बहुत तरीके के टेस्ट हैं, ये मैं रीड कर रही हूँ। इसके अंदर से कीवर्ड आपको मैंने फोटोज पे भेजे हुए हैं, वो कीवर्ड्स अभी भी मैं एम्फोसिस करके आपको बताऊंगी। पेपर में वो कीवर्ड लिखा आएगा और पूछेंगे बताओ ये किस तरीके का टेस्ट है, कौन सा वाला टेस्ट है, आपको वो लिखना होगा। तो सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इसके द्वारा, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ये आपसे जब दिलाया जाता है तो इसमें आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन देखा जाता है, आपका आईक्यू लेवल देखा जाता है, देन आपकी लर्निंग एबिलिटी देखी जाती है कि अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जाए तो आप कितनी जल्दी लर्न कर सकते हो। प्लस आपकी डिसीजन और जजमेंट की एबिलिटी देखी जाती है कि अगर आपके आगे एक सिनेरियो है, आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे, कितनी जल्दी डिसीजन लेंगे, और कितना आप मतलब कि इमोशंस के साथ लेंगे या कितना दिमाग के साथ लेंगे। आपका डिसीजन, जजमेंट पावर, ये सब चीज़ें चेक करी जाती हैं। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो है आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए, वो है आपका लर्निंग एबिलिटी टेस्ट करने के लिए, वो है आपका डिसीजन एंड जजमेंट पावर को चेक करने के लिए। फिर आपका आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, इसकी कीवर्ड्स क्या है, आपका एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, जो उसके अंदर भी था, आपकी एबिलिटी टू लर्निंग समथिंग न्यू। इसके अलावा आपकी कैपेसिटी टू डेवलप, आप अपने आप को कितना डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्यूचर सक्सेस स्कोर, इस बंदे का आगे ऊपर जाने का, आगे लाइफ में ग्रो करने का, डेवलप करने का कितना स्कोप है, वो भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट से चेक करते हो। तो लर्निंग न्यू स्किल, लर्निंग, एक होता है लर्निंग एबिलिटी, होता है लर्निंग न्यू स्किल। तुम्हें हो सकता है मैंने प्रोडक्शन के लिए रखा हो, बट तुम्हारी एबिलिटी मुझे देख रही है कम्युनिकेशन की भी बहुत अच्छी है, तो मैं तुम्हें मार्केटिंग का भी काम दे दूँ। ठीक है, यू आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, मे बी सेल्स, इस तरह की चीज़ें मैं आपको, या बिजनेस कम्युनिकेशन आपको ये सारा दे दूँ। तो आपकी एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, योर एबिलिटी टू डेवलप, टू ग्रो, देन योर एबिलिटी टू शो द फ्यूचर सक्सेस स्कोर, कि ये बंदा आगे लाइफ में कितना ऊपर जा सकता है, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। फिर होता है आपके पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी में देखा जाता है इंसान कितना इमोशनल है, क्या इमोशन में आके काम तो नहीं करता है, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल, ठीक है, तुम्हारा जो है वैल्यू सिस्टम, कि आर यू more into feminism, are you more a sexist, are you more a gender bias, are you a neutral person, what has, what is your value system that is being given to you। ठीक है, तो आपसे इस तरह के सवाल करे जाते हैं जिसमें आप लोगों का पर्सनल क्या आइडिया है, पर्सनल माइंडसेट का एप्लीकेशन होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में योर इमोशंस कीवर्ड, योर रिएक्शंस, योर मैच्योरिटी, एंड ये सब चीज़ें, वैल्यू सिस्टम, इन सबको जज किया जाता है। और इसमें जिस तरह के सवाल डाले जाते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, उसको बनाना, वो क्वेश्चन को बनाना भी अपने आप में एक टास्क होता है, वो इजी टू मेक नहीं होते हैं। देन आपका होता है ट्रेड टेस्ट। नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट का ठीक ऑपोजिट होता है ट्रेड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कहता है कि नए स्किल्स कितना सीख सकते हैं, और ट्रेड टेस्ट कहता है इसके एग्जिस्टिंग स्किल क्या है, ये किस चीज के लिए लायक है, इसमें किस किस चीज की क्वालिटीज हैं। तो एग्जिस्टिंग स्किल्स, एग्जिस्टिंग क्वालिटी को जानने के लिए आप ट्रेड टेस्ट करते हो। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आप नए स्किल्स की एबिलिटी जानते हो कि ये इंसान कितने नए स्किल्स ले सकता है। और ट्रेड टेस्ट में आप एग्जिस्टिंग स्किल्स देखते हो कि इसके अंदर कितने एग्जिस्टिंग स्किल्स है, ये किस काम के लायक है, क्या ये टीम प्लेयर है या फिर ये इंडिविजुअल प्लेयर है, किस तरीके की एबिलिटी रखता है, किस तरीके के स्किल्स रखता है जो इसके अंदर हैं ऑलरेडी, वो हम ट्रेड टेस्ट के द्वारा जानते हैं। लास्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है कि इसको किस काम में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है। ठीक है, किस काम में तो इसको बहुत मेहनत लगती है, जो ये खुशी खुशी नहीं कर रहा, जिसमें इसको इतनी नॉलेज नहीं है, जिसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। और कौन सी एरिया है जिसके अंदर इसको बहुत इंटरेस्ट है, उसमें उससे अलग अलग एरिया के बारे में, अगर आपने फॉर्म में ये लिखा है मुझे स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड और बहुत सारी चीज़ें आपने लिख दी कि मुझे ये पसंद है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस फील्ड के बारे में।
एंड उससे ये पता चल जाएगा क्या ये इंसान फ्लूक कर रहा है या सच में इसका ये चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा। आपके इंटरेस्ट से भी ये पता चलेगा कि ये इंसान को ऐसे काम पसंद है जहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, या ऐसे काम पसंद है जहाँ पे दिमाग से ज़्यादा फिजिकल मेहनत ज़्यादा पसंद करता है, ये मोनोटोनस काम में ज़्यादा सूटेबल रहता है ये, या फिर नई नई चैलेंजेस में ज़्यादा सूटेबल रहता है। इंटरेस्ट एरिया देखते हैं। ठीक है, सो आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं। सबसे पहले था इंटेलिजेंस, अगेन आई एम टेलिंग आईक्यू, आपका जो है डिसीजन एंड जजमेंट, लर्निंग एबिलिटी, योर एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल्स एंड योर फ्यूचर सक्सेस स्कोर, your personality test, your value system, your maturity, your reactions. Then is your trade test, your ability, your existing skills are being checked. And then is your interest test, जिसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, किस तरीके की चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हो। सो इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं, सारे टेस्ट नहीं होते, पांचों छह के टेस्ट नहीं लेते, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 टेस्ट लेके अलग अलग लेवल्स पे क्लियर करते हैं। उसके बाद जैसे हमने पहले देखा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुई, 100 लोगों ने अप्लाई करा, 40 जो है अपने बायोडेटा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आउट हो गए, अनफिट हो गए, 60 बचे। 60 जो लोग थे उनका आगे हमने ये करवाया, पर्सनालिटी टेस्ट लिया, अलग अलग टेस्ट लिए। उसमें से लेट्स सपोज आपके 30 पीपल आउट हो गया, 40 पीपल आउट हो गए। ठीक है, 40 पीपल यहाँ आउट हो गए, अब बचे 20 पीपल जो हमें हर तरीके से सही लग रहे हैं, जिनका हमें पर्सनालिटी भी सही लग रहा है, जिनका एप्टीट्यूड भी सही लग रहा है, जिनका इंटरेस्ट भी सही लग रहा है। अपने हिसाब से अब उन 20 लोगों को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका है थर्ड स्टेप, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जिसके अंदर हम बकायदा उनका इंटरव्यू लेंगे। प्रियांश, नाउ इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इंसान ने 2-3 तरीके के टेस्ट पार कर लिए, क्लियर कर लिए, तो हमें उसका ये तो समझ में आ गया कि इसमें दिमाग है, इसमें एबिलिटी तो है। अब हम उस इंसान के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं कि इसका एक्चुअल माइंडसेट क्या है। तो ये इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होती है, कीवर्ड है इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन, बहुत डिटेल में आप बात बात करते हो। इसके अंदर आप जितनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो इंटरव्यू से, जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसके से आप जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उस इंसान की, आप गैदर करते हो। और आजकल नया ट्रेंड है कि जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो सामने वाले से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है जॉब के रिलेटेड कि किस तरह की जॉब होगी। सो हमारा ये जो थर्ड स्टेप आया, जिसमें पहले स्टेप के अंदर हमारे 30 पीपल आउट हो गए, सेकंड स्टेप में 30 पीपल आउट हो गए, तो अब हमारे 60 लोग जो हैं, सॉरी पहले 40 हुए थे फिर 30 हो गए, अब रिमेनिंग 30 लोगों का इंटरव्यू होता है। अब जब ये इंटरव्यू होता है तो 30 लोगों में से हमें ऐसा लगता है कि 20 जो हैं वो बहुत बेकार है। ठीक है, इनको कम्युनिकेशन इनका वीक है, या फिर जो है ये फ्लूक कर रहे हैं, मतलब गलत बोल रहे हैं, झूठ झूठ बोल रहे हैं, बटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर नॉट फाइन। तो रिमेनिंग जो 10 लोग रह गए, अब जो है हमें ये 10 लोग ठीक लग रहे हैं कि ये इंटरव्यू के बाद ये 10 लोग समझ में आ रहे हैं उन 100 लोगों में से। अब हम उनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करवाएंगे। कीरत, तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में क्या होता है, जो 10 लोग हमें समझ में आए, हमने उनसे रेफरेंसेस मांग लिया। रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो या अपनी प्रीवियस कंपनी में जिसमें आप काम कर रहे थे, उसमें आप किसी का नंबर दे दो हमें, अपने टीचर का नंबर दे दो, किसी दोस्त यार का नंबर दे दो, हम उनसे कॉल करके आपके बारे में पता करना चाहते हैं। तो अब जो हमारे पास 10 लोग बचे हैं, हमने उनके रेफरेंस नंबर लिए, अब हम कॉल करेंगे उनके रिलेटिव्स को, या फिर हम जो है जो भी नंबर उन्होंने दिए अपने प्रीवियस बॉसेस को, खास करके उनकी प्रीवियस कंपनी के जो बॉसेस होते हैं उनको कॉल किया जाता है, उनके कलीग को कॉल किया जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि ये इंसान ने हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई करा है, इसका करेक्टर ठीक था, इसने क्या पुरानी कंपनी में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं करी है, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, कितना डेडिकेटेड वर्कर है, वो सारा कुछ ये जानना चाहते हैं, पुराने टीचर्स से जानना चाहते हैं, क्या एज स्टूडेंट क्या ये मिस्चीवियस रहा है, किस तरह का पर्सनालिटी टाइप रहा है। तो लेट्स सपोज हमने वो 10 लोगों का रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करा, जिसमें से हमें 4 लोगों के बारे में गलत नेगेटिव सुनने को मिला कि प्रीवियस कंपनी में घोटाला कर चुका है, इसके साथ वर्किंग टर्म्स और लोगों के अच्छे नहीं रहते हैं, झगड़ा हो जाता है, तो इस तरह से कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए। तो उन 10 के अंदर से 4 हमने फिर आउट कर दिए इस बेसिस पे कि उनका रेफरेंस नेगेटिव गया। उनके बारे में जब हमने पता करा, उन्हीं के दिए हुए रेफरेंस है, तो उन्होंने पॉजिटिव नहीं बोला, उन लोगों को भी हमने आउट कर दिया। अब बचे 6 लोग। नेक्स्ट अब आता है सिलेक्शन डिसीजन। तो सिलेक्शन डिसीजन, अब ये जो 6 लोग बचे हैं, अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये 6 को हमने रखना है काम पे, क्योंकि इनका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, सारे टेस्ट भी क्लियर हो गए, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी क्लियर हो गए।
तो अब इनको फिट मान लिया गया है और इनको आगे डिसाइड किया गया है कि इन 6 लोगों को हमने जॉब पे रखना है। उसके बाद अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये 6 लोगों को काम पे रखते हैं, दे सीम्स टू बी लुक फाइन। तो इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। इन्हें बोला जाता है कि आप अपने एक मेडिकल एग्जाम्स करवा लो, आप अपना बॉडी टेस्ट करवा लो, जस्ट टू मेक श्योर कि किसी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, किसी तरीके का मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपका जो है कोई टर्मिनल डिजीज तो नहीं है, कोई कैंसर वैंसर का टाइप का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे आगे किसी को भी प्रॉब्लम हो सके। तो ये सब चीज़ें चेक कराई जाती है, मेडिकल एग्जाम किया जाता है। तो लेट्स सपोज उन 6 में से किसी एक को कोई टर्मिनेटेड बीमारी आ गई, किसी को कोरोना वायरस हो गया, लेट्स सपोज किसी एक का कोविड पॉजिटिव निकला। तो अगर किसी का कोविड पॉजिटिव आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो आप उसको इमिडिएटली जॉब फिर नहीं दोगे इस बेसिस पे कि आपका तो ट्रीटमेंट चलेगा या कुछ है, या आपको दिखता है कि कोई कैंसेरियस है या एड्स है, कोई भी टर्मिनली इल प्रॉब्लम है, तो आप उस इंसान को भी फिर आउट कर देते हो। फिर रिमेनिंग बचते हैं 5 लोग। अब जो रिमेनिंग 5 लोग हैं उनको नेक्स्ट स्टेप में जॉब ऑफर करी जाएगी कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया है, अब हम आपको ऑफर कर रहे हैं जॉब। तो इसको मैं पढ़ देती हूँ। द नेक्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस जॉब ऑफर के अंदर कि सारे जो आपने प्रीवियस हर्डल्स क्लियर कर लिए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है, आपको एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है जिसमें कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि हम आपको जॉब देना चाहते हैं, विल यू एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय अस। ठीक है, तो इसके अंदर अपॉइंटमेंट डेट होती है और डेट लिखी जाती है कि आपको इस डेट तक आके हमारे पास रिपोर्ट करना है, आपको जॉब जो है ज्वाइन करनी है। द मोमेंट दैट पर्सन से यस आई विल जॉइन योर जॉब फ्रॉम दिस डेट, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लास्ट स्टेप 8th स्टेप, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया जाता है। आपसे डिटेल में पूछ लेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो इस फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिसके ऊपर जो है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों साइन भी करते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि किस जॉब टाइटल पे आपको रखा जाएगा, किस पोजीशन पे रखा जाएगा, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन सी तारीख को आप ज्वाइन करोगे, और किस तरह से आपकी सर्विसेज क्या होंगी, क्या लीव रूल्स हैं, क्या सिकनेस को लेकर रूल्स हैं, और आपका अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सब, और किस बेसिस पे वो कंपनी से निकाला जा सकता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होंगी। इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। विद दिस स्टेप आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो राइट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग आपका जो है सबसे पहले बायोडेटा आएगा या एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके बेसिस पे आपने आधे लोग आउट कर दिए। उसके बाद आपके टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हमने बहुत तरीके के टेस्ट पढ़े थे, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, आपका ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट होता है। इनमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट हो सकते हैं। टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बाद आपका हम डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर कोई अनफिट होते हो तो फिर आपको साइड कर दिया जाता है, बाकी सबको जॉब ऑफर दे दिया जाता है। जॉब ऑफर जिन जिनको मिला है आगे उनकी ज्वाइनिंग पे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाता है। ये आपका था सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मैंने पहले भी बताया था, आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को और बेटर करना, आपको एफिशिएंट और ज़्यादा बनाना इज योर ट्रेनिंग, और आपको नए गुण देना, आपके आपके ओवरऑल ग्रोथ करना, आपको और ज़्यादा बेटर बनाना कंपनी के हिसाब से, दैट इज डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जनरली साथ साथ होता है। आपके जो एग्जिस्टिंग काम है उसमें भी आपको बेटर करा जाता है और आपको और नई नई चीज़ें सिखाई जाती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम जनरली वर्ड साथ साथ यूज़ करते हैं। यहाँ से आपका 4 से लेके 6 मार्कर, 3 to 6 मार्कर आई वुड से, आपका 100% एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द कंपनी एंड टू द एम्प्लॉयज बोथ। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये 100% टॉपिक है बोर्ड के लिए, आप इसको नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी का है पेज नंबर 167, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय। आपको इसमें दोनों के 4 5 4 5 दे रखे हैं, आपको मिनिमम 3 ईच याद रखने हैं, मिनिमम 3 ईच, बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, याद रखने ही रखने हैं। सो कंपनी को ट्रेनिंग देने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा होगा ट्रेनिंग देने का कि एक इंसान को, जो आपके यहाँ एम्प्लॉय आ रहा है, वो सिस्टमैटिकली काम को सीख जाता है। ये नहीं कि आज इस तरह से ट्राई करूँ तो देखते हैं क्या होगा, कल उस तरह से ट्राई करूँ देखते हैं क्या होगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप बेस्ट तरीका सीख जाते हो, आपको ट्रेन कर दिया जाता है कि इस काम को ऐसे ऐसे ही करोगे तो ही ये जल्दी होगा, अदरवाइज और मेथड इसके फास्टेस्ट नहीं है। तो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होगी जिससे वेस्टेज ऑफ एफर्ट कम हो जाएगा, कंपनी के लिए जितना वेस्टेज कम हो
उतना ही उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सेकेंड चीज, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी कि अगर कोई बंदा ट्रेंड हो जाएगा, जैसे मैं ट्रेंड हूँ आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए, तो मेरे को कम एफर्ट लगता है वही चीज़ आपको समझाने में, तो मैं थोड़ी देर में आपको चीज़ें ज़्यादा समझा सकती हूँ। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे हमारी एबिलिटी टू लर्न बढ़ती है, और उससे जो है कंपनी को भी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। एक इंसान अगर 1 घंटे में 100 यूनिट बना रहा है और विदाउट ट्रेनिंग वो 1 घंटे में 10 यूनिट बढ़ा रहा था, उसकी तो पहले प्रोडक्टिविटी उसकी कम थी, पर ट्रेनिंग से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एंड अब वो जो है ज़्यादा चीज़ें बना रहा है और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स दे रहा है। देन ट्रेनिंग से आप फ्यूचर मैनेजर को तैयार करते हो, कि अगर आपको अच्छे से ट्रेन किया हुआ है, आप अपने काम में निपुण हो, और एक दिन आपका सीनियर अगर बीमार पड़ जाता है या नहीं है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आप अपने काम में परफेक्ट हो, तो आप उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। तो देर आर गुड चांसेस कि जो अपने काम में जितना ज़्यादा बेस्ट होगा, आगे तरक्की उसकी उतनी जल्दी होगी, उसी को मैनेजरियल पोजिशंस मिलेगी। देन ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म। अब इसका क्या तरीका है, अगर तुम ट्रेंड हो, तुम्हें कोई चीज़ अच्छे से आती है, तुम्हें समझ आ गई है, तुम्हें क्लैरिटी है, तो तुम्हारी ट्रेनिंग अगर अच्छी है तो तुम्हारा खुद का मोराल बहुत हाई रहेगा। तुम्हें रहेगा हाँ ये चीज़ तो आती है मुझे, इसका जवाब तो मैंने ही देना है, ये काम तो मैंने ही करना है। तो उससे क्या होगा, आप एब्सेंट नहीं होगे, आप छुट्टियां नहीं मारोगे, आप काम से दिल नहीं चुराओगे, आप कहोगे नहीं ये काम तो मुझे आता है, ये तो मैं करूँगा। ठीक है। तो जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी होती है तो आपका एम्प्लॉय का मोराल, एक कंपनी के एम्प्लॉय का मोराल, वो उसका जो सेल्फ वर्थ होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत बूस्ट कर जाता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है और वो छुट्टी मारने की जगह आगे से आगे होके काम करता है कंपनी में। तो एब्सेंटिज्म अगर कम होगा, लोग जो है आपकी कंपनी में रेगुलर रहेंगे, तो उससे कंपनी को फायदा रहेगा। प्लस अगर आपने अच्छे से लोगों को ट्रेन कर रखा है, पूरे तरीके से उनको काम समझा रखा है, तो कोई भी अगर चेंज आएगा तो वो एम्प्लॉयज आपके फटाफट उस चेंज के साथ अडाप्ट कर लेंगे, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग इतनी सॉलिड है कि आने वाले बदलाव को भी वो फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, एनी 3 to 4 मस्ट बी लर्न बाय यू। ठीक है। देन हम आते हैं बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय। अब कंपनी को तो फायदा हमने देख लिया, अब एम्प्लॉय जो कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, जिसको ट्रेनिंग मिल रही है, उसके खुद के लिए क्या भलाई हो रही है इसके अंदर, अब हम वो पढ़ेंगे। गुरु। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा ट्रेनिंग से। सबसे पहले एक इंसान जो ट्रेंड हो जाता है, उसका स्किल और नॉलेज लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है, और उसका जो है करियर आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे कि एक टीचर है जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने का, और एक टीचर जिसका जो है 8 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस स्टडीज़ का पढ़ाने का, आप लोग किसको प्रेफर करोगे? तो एक इंसान का जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप उसी को हायर करोगे। तो करियर ग्राफ किसका अच्छा हुआ? जो ज़्यादा ट्रेंड है उस चीज़ के अंदर। तो जो एक इंसान जो एफिशिएंट होता है, जो ट्रेंड होता है, जिसको बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग मिली होती है, उसका नॉलेज लेवल, स्किल लेवल बहुत एनहांस हो जाता है, जिसकी करियर की भी ग्रो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है तो आपके अर्न करने के भी रास्ते खुल जाते हैं। अब मैं अगर ट्रेंड हूँ, ठीक है, मैं किसी काम में ट्रेंड हूँ, आई एम अ ट्रेंड एम्प्लॉय इन माई कंपनी, एंड मुझे लगता है कि मेरी कंपनी मुझे सैलरी कम दे रही है जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, तो कल को मैं कंपनी को कह सकती हूँ कि आप या तो मेरी सैलरी बढ़ाइए या फिर मैं कंपनी को छोड़ के जा रही हूँ। अगर कंपनी मेरे काम को रियली में वैल्यू करती होगी, उनको लगता है कि हाँ ये बहुत एफिशिएंट है, सही काम कर रहा है या कर रही है, तो वो मेरी सैलरी ज़रूर बढ़ा देंगे। तो अगर आप किसी काम में ट्रेंड हो, तो आप हक कर मांग सकते हो, अपना राइट मांग सकते हो कि मेरी सैलरी इंक्रीज करो, बिकॉज आई एम ट्रेंड। तो आपकी अर्निंग एबिलिटी और करियर एबिलिटी दोनों बेटर होती हैं। देन आप जो है, अगर आप अच्छे से ट्रेंड हो, तो आपको अगर फैक्ट्री के अंदर लेट्स सपोज आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और आपको मशीन को कैसे यूज़ करना है आपको फुल्ली ट्रेन किया हुआ है, तो व्हाट आर द चांसेस आपके एक्सीडेंट्स होंगे? वेरी लेस। ठीक है, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपको नहीं पता मशीन को कैसे हैंडल करना है, एक आधी चोट ज़रूर खा लोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी गुड एट हैंडलिंग मशीन्स, और उसके लिए ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, जो कि कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा है और एम्प्लॉय के लिए भी बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग से एम्प्लॉय का मोराल बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही उस पर जाता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ही, आपका मोराल बूस्ट है, आप बहुत हैप्पी हो उस काम को करने में, आप उस काम को दिल लगा के करोगे, और कंपनी और आपकी दोनों की बहुत ग्रोथ होगी। ये सारे फायदे होते हैं ट्रेनिंग टू द कंपनी एज वेल एज द एम्प्लॉय बोथ। ये आपको अगेन आई एम सेइंग 100% क्वेश्चन है, आपका आना ही आना है। नाउ देयर इज वन थिंग, हमने लास्ट क्लास के अंदर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग पढ़ा था, ऑफ द जॉब मेथड के अंदर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग था। मैं उसका थोड़ा सा आपको एनालिसिस देती हूँ। उसके अंदर क्या था कि अगर आपकी कंपनी में सोफिस्टिकेटेड मशीन है, कीवर्ड इज सोफिस्टिकेटेड,
और वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन आपके यहाँ आई है जिसको चलाना हर किसी को नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको कौन सी टाइप की ट्रेनिंग चाहिए? वहाँ पे आपको ऑफ द जॉब मेथड की वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग चाहिए। अब आपको पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 साल पहले कि एक कंपनी है, उन्होंने अपने काम को बेटर करने के लिए जर्मनी से मशीन मंगाई। जर्मनी से वो मशीन बहुत सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मशीन थी, तो जो एम्प्लॉयज़ थे इस नई मशीन को समझ नहीं पा रहे हैं और उनका आउटपुट उनको मशीन को यूज़ करना नहीं आ रहा है, जिससे वेस्टेज ज़्यादा बढ़ रही है। एम्प्लॉयज़ आर नॉट हैप्पी इन यूजिंग दैट मशीन। तो बताओ एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है? अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख देते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। नहीं, सबसे पहले आप लिखोगे उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके बेनिफिट्स बताओ, क्वेश्चन ये आया था। तो आपको क्वेश्चन में जब बेनिफिट्स पूछ लिया है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए किसके ऊपर डायरेक्शन हो रही है, ट्रेनिंग के ऊपर। तो आप लिखोगे कंपनी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग के अंदर उनको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उसके फिर आप बेनिफिट्स टू द कंपनी एज वेल एज टू द एम्प्लॉयज़ आप आंसर लिखोगे। ये बोर्ड्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें वर्ड यूज हुआ था कॉम्प्लेक्स मशीन, सोफिस्टिकेटेड मशीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके बेनिफिट्स। तो क्लियरली वो आंसर आपका ट्रेनिंग में जाता है। ट्रेनिंग के अंदर ये वेस्टिब्यूल है, ट्रेनिंग मेथड वेस्टिब्यूल है। समझ में आया? छोड़ देना। अब आपका डिफरेंस आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस आपको आना चाहिए। ट्रेनिंग जो है वो नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने के लिए होता है, और डेवलपमेंट जो है आपकी लर्निंग और ग्रोथ के लिए होता है। सबसे पहले आपकी ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट चाहिए और आपकी जो स्किल्स है उसको बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग जो है वो आपको इसलिए दी जाती है कि आप अपने काम को ढंग से कर सको। डेवलपमेंट इसलिए की जाती है कि आपकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो, आप ओवरऑल बहुत अच्छे एम्प्लॉय बनो। थर्ड, ट्रेनिंग आपको जो करंट जॉब है उसके ऊपर फोकस करती है, तो इट्स अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, कि आप करियर वाइज ग्रो करो। ठीक है, अगर आप सीनियर थे तो आप वाइस प्रेसिडेंट बनो, जूनियर थे तो उससे ऊपर पोजीशन, तो आपका करियर ग्राफ ऊपर जाए, उसके लिए आप डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपको आपका जो स्किल है उसी में आपको बेहतर होते जाना होते जाना होते जाना, तो आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेनिंग इज मोर लाइक वन टाइम और शॉर्ट टर्म प्रोसेस, 2 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग, साल भर की ट्रेनिंग। डेवलपमेंट लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो टाइम लिमिटेड नहीं है। आप सारी जिंदगी डेवलप होते हो, सारी जिंदगी आप इम्प्रूव करते हो, तो डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो एक बार वाली चीज नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? बाय बाय। ठीक है।